Guys, good afternoon. Just a second, I'm sharing the link. लिंक तो लेक्चर स्टार्ट होने के बाद ही शेयर हो पाती है. जस्ट वेट. Okay. Okay, so friends, link shared. Hi guys, good afternoon. I hope you all are doing good. ठीक है. So I received request from many students कि सर जो MM अप्रोच है कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर का, एक मिनट मैं भी यूट्यूब पे लॉगिन कर रहा हूँ. सर जो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर का MM अप्रोच है सर, आप उसे टोटली कवर करवा दीजिए. तो सबसे पहले आप मुझे बताइए, क्या ऑडियो वीडियो एवरीथिंग परफेक्ट, सारी चीज़ें परफेक्ट है एकदम, कोई तकलीफ? इफ़ नॉट देन वी विल बिगिन. हेलो एवरीवन. नहीं, कोई तकलीफ नहीं, परफेक्ट. सो अरुण सोनी बेटा, तू तो इंटरमीडिएट का स्टूडेंट नहीं है, तू तो फाउंडेशन का स्टूडेंट है ना, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. Guys, very good afternoon, and today I am taking one lecture on MM approach. So MM approach हमें दो बार देखने को मिलता है हमारे FM के सिलेबस में. एक बार हमें देखने को मिलता है कैपिटल स्ट्रक्चर में और एक बार डिविडेंड डिसीजन के अंदर. तो दो बार, क्या बंद क्यों गया है, तो दो बार हमें देखने को मिलता है. तो मैं आज आपको कैपिटल स्ट्रक्चर का पार्ट जितना है वो कवर करवाने वाला हूँ. बट बिफोर वी बिगिन, मैं आप लोगों को कुछ बातें और बताना चाह रहा हूँ. सो दोस्तों, आप मेरी बहुत सारी स्पेशल क्लासेस वगैरह जो होती हैं वो अनअकैडमी के लाइव प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं बेटा. जितनी भी लाइव क्लासेस मेरी होती है, ऑल रिलेटेड टू एग्जामिनेशन, रेलेवेंट फॉर एग्जामिनेशन, आप देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट. बेटा इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, अनअकैडमी का लर्निंग प्लेटफॉर्म पर जाना है, वहाँ पर मुझे सर्च करना है सी आदित्य शर्मा. अपना गोल जो भी होगा, इंटरमीडिएट है या फाउंडेशन है, मुझे वहाँ पर फॉलो करना है और आपको सारी नोटिफिकेशन आ जाएगी, राइट. इसके अलावा आप अनअकैडमी के CA फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए तो आपको मेरे जैसे और बहुत सारे टीचर्स के वीडियो मिलते जाएंगे. दोस्तों, अनअकैडमी पर और यूट्यूब पर लेने में काफ़ी डिफरेंस आता है. अनअकैडमी के ऊपर जो कंटेंट रहता है बेटा, वहाँ पर जब हम चैट करते हैं तब आपके पास स्क्रीनशॉट शेयर करने का ऑप्शन आता है, वॉइस कॉल के थ्रू कनेक्ट करने का ऑप्शन आता है. सो दैट प्लेटफॉर्म इज अगेन वेरी गुड फॉर दैट पर्पस. देन you can see me live for plus batches as well and iconic batches as well. तो दोस्तों, आप अनअकैडमी का प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप लोगों को बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे, जैसे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स, 100% सिलेबस, कंप्लीट कवरेज, डिटेल्ड नोट्स मिलेंगे आप लोगों को, सारी चीज़ें स्ट्रक्चर्ड में और टाइमली मैनर में कंप्लीट होगी. इसके अलावा हम वहाँ पे वीकली क्विज कंडक्ट करते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हम वहाँ पर देखते हैं. आइकॉनिक में ओवर दिस आपको मिल जाते हैं मेंटर्स मेंटर्स मिल जाते हैं बेटा आप लोगों को, और साथ ही साथ प्रिंटेड मटेरियल. सो दीज आर द प्राइजेस फॉर सब्सक्रिप्शन. सो यू कैन सी द प्लस सब्सक्रिप्शन हियर बेटा, रेंजिंग फ्रॉम 1 मंथ टू 24 मंथ. तो अभी 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन हमने ऑन किया है. सो get 10% off, use the code C Aditya Live. You can use this code and you will get 10% off.
और अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो दीज आर द ड्यूरेशन रेंजिंग फ्रॉम 6 मंथ टू 24 मंथ, यू कैन डेफिनेटली टेक द सब्सक्रिप्शन। ठीक है, नाउ वन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट इज देयर जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान लेकर जाना चाहता हूँ। देयर इज गोइंग टू बी अ प्राइस हाइक सून, द डेट इज नॉट अनाउंस्ड येट, द एग्जैक्ट डेट विल बी टोल्ड टू यू, इट विल बी कम्युनिकेटेड। तो बेटा आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ, देयर इज गोइंग टू बी प्राइस हाइक। अब कितना होने वाला है, क्या होने वाला है, इसके बारे में मैं भी अभी अवेयर नहीं हूँ, बट येस प्राइस हाइक होने वाला है, ये बात तो सही है। सो हरी अप माय डियर स्टूडेंट, सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट, प्राइस हाइक इज गोइंग टू हैपन सून। नाउ यू कैन सब्सक्राइब, टेक सब्सक्रिप्शन एंड बीट द प्राइस हाइक। सो कंसिडर टेकिंग सब्सक्रिप्शन बिफोर द प्राइस हाइक। ऐसा नहीं होगा कि सडनली एकदम ओवरनाइट चेंज हो गया, यू विल बी इन्फॉर्म्ड। आपको 1 हफ्ते का 2 हफ्ते का बफर देंगे हम आपको उतना टाइम देंगे, बट कंसिडर टेकिंग सब्सक्रिप्शन बिफोर द हाइक। ये सीरीज कोई सीरीज नहीं है, आज कुछ एब्स्ट्रैक्ट लेक्चर्स लेने पड़ रहे हैं मुझे स्टूडेंट्स की डिमांड के ऊपर कि सर हमें एनआई और एनओआई अप्रोच आप सिखा दीजिए। ठीक है बेटा, एम आई क्लियर, मतलब वीडियो क्लियर है कि बफर हो रहा है? आई कैन सी लिटिल बफरिंग हियर, बट स्पीड इज गुड फ्रॉम माई एंड, द फ्रेम्स आर नॉट इवन ड्रॉपिंग, recording is perfect. What's the issue? I don't know. What could be the possible issue? Now is it clear? Okay. So again this session is important. मैं आप लोगों को MM अप्रोच पूरा कवर करवाने वाला हूँ. So this is going to be a detailed session. ये ऐसा नहीं कि एक छोटा सा पार्ट कोई मैं कवर करवा रहा हूँ, पूरा का पूरा सेशन कवर करवा रहा हूँ. आप इसे एक लेक्चर ही कंसिडर करिए, रिवीजन ना समझते हुए. क्लियर है? ऑल गुड? चलिए ओके बेटा, तो मैं थोड़ा डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा इसके बारे में और फिर बीच बीच में आपकी क्वेरीज भी लेता रहूंगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एनआई अप्रोच. हम पहले एनआई अप्रोच को समझेंगे, दैट इज नेट इनकम अप्रोच. नेट इनकम अप्रोच में शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि इट इज क्वाइट सिंपल. बेटा पहला अप्रोच है नेट इनकम अप्रोच. ये कोई सीरीज नहीं है, ये एब्स्ट्रैक्ट लेक्चर है बीच का एक. कुछ स्टूडेंट्स को तकलीफ जा रही थी इसके अंदर, कुछ स्टूडेंट्स को रेशियो के चैप्टर में तकलीफ जा रही है, तो मैं वो कवर करवाऊंगा इस तरीके से. तो एनआई अप्रोच, नेट इनकम अप्रोच के बारे में बात करते हैं. बेटा नेट इनकम अप्रोच क्या बोलता है कि भैया अगर आपकी एक कंपनी है जो एनआई अप्रोच फॉलो करती है तो उसे कुछ अजम्पशंस फॉलो करने पड़ेंगे. अब वो अजम्पशंस क्या है कि भैया आपकी कंपनी में केडी होगा कॉस्ट ऑफ डेट, केई होगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी. ठीक है, और यहां पर डेट और इक्विटी यही दो सोर्स ऑफ फाइनेंस है, ये अजम्पशंस है इसके. डेट एंड इक्विटी आर दी ओनली टू सोर्सेस ऑफ फाइनेंस. आई रिपीट, नेट इनकम अप्रोच क्या बोलता है कि भैया आपके पास डेट और इक्विटी ये दो सोर्स ऑफ फाइनेंस है. यहां पर केडी डिनोट्स कॉस्ट ऑफ डेट, के डिनोट्स कॉस्ट ऑफ इक्विटी, एंड कॉस्ट ऑफ डेट इज ऑलवेज लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी. देखो हमने प्रूव भी किया है, कई बार हमने देखा भी है, इसके पीछे लॉजिक भी है, रीजंस भी है, पर हमने फिर भी इसको कॉन्क्रीट बनाने के लिए, एकदम सॉलिड बनाने के लिए अजम्पशन में ले लिया कि आपको मान के ही चलना पड़ेगा कि कोई भी एक्सट्रीम रिमोट सिनेरियो में भी कॉस्ट ऑफ डेट शुड नॉट बी मोर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी. अगर ये सारी चीजें और भी 2-3 है कि टैक्स एग्जिस्ट नहीं करते, पर यार ये लोग कई बार टैक्स डाल देते हैं इसलिए वो लिखवा नहीं रहा, कैपिटल मार्केट परफेक्ट है, ये सारे अजम्पशंस हैं, वो छोड़ देते हैं. आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है. ध्यान से सुनना, ये क्या बोल रहे हैं, ये अप्रोच बोलता है सिंस KE and KD are cost of debt
एंड इक्विटी, इक्विटी एंड डेट लिखता हूँ। एक काम करते हैं, इसको रिफ्रेम कर देता हूँ। एक और अजम्पशन लिख लो, के ई रिमेन्स कांस्टेंट फॉर एनी डेट इक्विटी मिक्स। दोस्तों अब समझना इस थ्योरी को। ये थ्योरी क्या बोलती है, के डी डिनोट्स कॉस्ट ऑफ डेट, के ई डिनोट्स कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है। के डी इज ऑलवेज लेस देन के ई, और लास्टली इन्होंने बोला है कि के ई जो है वो कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता है। अब जरा ध्यान से सुनना बेटा, क्योंकि डेट एक चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है, कंपनी क्या करेगी, कंपनी अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में ज़्यादा से ज़्यादा चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस को यूज़ करने की कोशिश करेगी ताकि उसका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिर जाए। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से के डी इज इक्वल्स टू 5% एंड के ई इज इक्वल्स टू 10%। तो बेटा अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा इक्विटी यूज़ करूँ, लेट्स से मैं 100% इक्विटी यूज़ करूँ और डेट यूज़ करूँ 0%, तो मेरा कॉस्ट कितना आता है, एक बार चेक करते हैं। 100% इक्विटी कॉमा 0% डेट, कॉस्ट कितनी आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंटू वेट ऑफ इक्विटी प्लस कॉस्ट ऑफ डेट इंटू वेट ऑफ डेट, 10% इंटू 100% प्लस 5% इंटू 0% इज इक्वल्स टू 10%। बेटा एक काम करता हूँ, 50-50 यूज करके देखता हूँ। 50% इक्विटी 50% डेट, कितना आ जाएगा, 10% इंटू 50% प्लस 5% इंटू 50%। बेटा क्या ये 7.5% हो जाएगा। एक काम करते हैं, 0% इक्विटी यूज़ करते हैं और 100% डेट यूज़ करते हैं, तो कॉस्ट कितना आ जाएगा, 10% इंटू 0% प्लस 5% इंटू 100% इज इक्वल्स टू 5%। तो बेटा ये थियोरी क्या बोलती है, ट्राई टू मेक मोर एंड मोर यूज ऑफ डेट इन योर कैपिटल स्ट्रक्चर। थियोरी बोलती है ट्राई टू मेक मोर एंड मोर यूज ऑफ डेट इन योर कैपिटल स्ट्रक्चर। Once you start making more and more use of debt that is cheaper source of finance, your overall cost of capital is going to fall। आपकी कॉस्ट कम होगी और वैल्यू ऑफ द फर्म इंक्रीज होगी। अब बेटा वैल्यू ऑफ द फर्म कैसे इंक्रीज होगी, ये 4 फॉर्मूले आपको अच्छी तरीके से आते होंगे, मैंने सिखाए थे आप लोगों को। वैल्यू ऑफ डेट इंटू कॉस्ट ऑफ डेट इज इक्वल्स टू कूपन, इसको मैं इंटरेस्ट लिख देता हूँ। फिर मैंने आपको बताया था वैल्यू ऑफ इक्विटी इंटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल्स टू अर्निंग आफ्टर टैक्स। फिर मैंने आपको बताया था वैल्यू ऑफ फर्म इनटू ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल्स टू ईबीआईटी, एंड लास्ट इज वैल्यू ऑफ डेट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ फर्म। ये मैंने आपको सिखाए थे सारे फॉर्मूले, आई होप आपको याद होंगे, ठीक है। तो अब देखना बेटा, पहला केस, दूसरा केस और तीसरा केस, तीनों में से सबसे कम के ओ कहाँ पर है, थर्ड वाले केस में। बेटा आप ये वाला फॉर्मूला देखना, वैल्यू ऑफ द फर्म इज इक्वल्स टू ईबीआईटी डिवाइडेड बाय केओ। बेटा अगर हमारा ईबीआईटी कांस्टेंट है, आप सभी जानते हैं ईबीआईटी इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट, उसको हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारा ईबीआईटी कांस्टेंट है और बेटा एक बार केओ आपका 10% है, एक बार 7.5% है, एक बार 5% है, तो बेटा किस केस में सबसे ज्यादा वैल्यू आएगी, सर ये वाले केस में। प्रूव करके दिखा देता हूं। लेट्स से हमारा ईबीआईटी 1 लाख है, डिवाइडेड बाय 10% करो, एक बार 1 लाख डिवाइडेड बाय 7.5% करो, और एक बार 1 लाख डिवाइडेड बाय 5% करो। बेटा आपको वैल्यू अपने आप समझ में आ जाएगी। ये हो जाएगा 10 लाख, बीच वाले का बताना, ये हो जाएगा 20 लाख, ये हो जाएगा 13.33 लाख। तो बेटा मैंने क्या चीज़ नोटिस करी, मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि जहाँ पर आपका कॉस्ट कम है वहाँ पर आपकी फर्म की वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है। तो अब ज़रा ध्यान से सुनना बेटा, नेट इनकम अप्रोच बोलता है अ फर्म शुड ट्राई टू मेक मोर एंड मोर यूज ऑफ डेट दैट इज चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस इन इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर in order to reduce KO, that is to increase value of the firm. So net income approach suggests
टू यूज मोर एंड मोर डेट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ तक सबको सब समझ में आया? अगर समझ में आया तो फिर मैं आगे बढ़ूँ। ठीक, चलो इसके ऊपर आप अगर कहें तो मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूँ। ठीक है, नेट इनकम अप्रोच पे, फिर एनओआई पे भी करवा ही दूंगा, उस पर तो बहुत सारे करवाऊंगा। ये रहा बेटा, बहुत ही सरल से सवाल रहते हैं नेट इनकम अप्रोच के। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई कैसे करना कि क्वेश्चन नेट इनकम अप्रोच का है। अगर क्वेश्चन नेट इनकम अप्रोच, एक सेकंड ना, एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड। हाँ, आइडेंटिफाई कैसे करना कि क्वेश्चन नेट इनकम अप्रोच का है। बेटा अगर मान लो क्वेश्चन में आपको वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है, वैल्यू ऑफ द फर्म, वैल्यू ऑफ दिस, वैल्यू ऑफ दैट, अगर वैल्यू वाले क्वेश्चन आ जाते तो समझ जाना नेट इनकम अप्रोच वाला क्वेश्चन है। हमें 4 फॉर्मूले चिपक के लगाने, आंसर हमारा स्ट्रेट अवे आ जाएगा। ओके, मैंने सिखाया है आप लोगों को। मेरा सिर्फ यहाँ पर पर्पज है एमएम अप्रोच कवर करवाना, लेकिन मैं आप लोगों को एनआई अप्रोच भी कवर करवा रहा हूँ। बढ़ते हैं बेटा आगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, फ्रंटलाइन लिमिटेड। अगर आपके पास ये क्वेश्चन नहीं है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, छोटा सा ही क्वेश्चन है। फ्रंटलाइन लिमिटेड ईबीआईटी इज 5 लाख। बेटा फ्रंटलाइन लिमिटेड एक कंपनी है जिसका ईबीआईटी 5 लाख है। द कंपनी हैज 10% 20 लाख डिवेंचर। इसके पास 10%, बेटा 10% क्या है? कॉस्ट ऑफ डेट है, ये है केडी। 20 लाख, बेटा ये वैल्यू ऑफ डिवेंचर है 20 लाख। The equity capitalization rate is 16%. Equity capitalization rate मतलब KE. You are required to find out the market value of equity, value of equity, market value of the firm, value of the firm, and overall cost of capital KO. बेटा आपको ये सारी चीजें निकालनी है। ठीक है, चलिए करें सॉल्व। 4 फॉर्मूले लगाने, सारे आंसर आ जाएंगे। सबसे पहले हम बोलेंगे value of debt into cost of debt is equals to ठीक है, वैल्यू ऑफ डेट इंटू कॉस्ट ऑफ डेट इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट। बेटा हमने वैल्यू ऑफ डेट कितना देखा अभी? 20 लाख इंटू कॉस्ट ऑफ डेट कितना है? 10%, तो इंटरेस्ट कितना हो गया? 2 लाख। चलो पहला फॉर्मूला तो लग गया। दूसरा देखते हैं, वैल्यू ऑफ इक्विटी इंटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल्स टू ईएटी। वैल्यू ऑफ इक्विटी पता नहीं है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 16% बोला है। ईएटी कैसे निकलेगा बेटा? क्या हम बोल सकते हैं ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स। ईबीआईटी कितना निकाला? क्वेश्चन में दे रखा है कि ईबीआईटी 5 लाख दे रखा है। इंटरेस्ट देखो ऊपर से निकल गया था, और
टैक्स तो दिया ही नहीं है क्वेश्चन में। Therefore value of equity is equals to 3 lakh divided by 16%, 18,75,000। तो बेटा तीसरा, वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ डेट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी, 20 लाख प्लस 18.75 लाख, इज इट 38,75,000। और लास्ट केओ निकालने के लिए बोला चौथा फॉर्मूला, वैल्यू ऑफ फर्म इंटू केओ इज इक्वल्स टू ईबीआईटी। तो वैल्यू ऑफ द फर्म तो 38,75,000 है, केओ निकालना है, ईबीआईटी 5 लाख है। क्या केओ इज इक्वल्स टू 12.9% हो रहा है? क्या केओ इज इक्वल्स टू 12.9% हो रहा है? ठीक, ये था एनआई अप्रोच। अब हम बात करेंगे एनओआई अप्रोच के बारे में। दोस्तों एनओआई अप्रोच खास है। अब हम बात करेंगे एनओआई अप्रोच। ये अप्रोच देखना मस्त है बेटा, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। इसको प्यार से या फिर कई बार इसको एम अप्रोच भी बोला जाता है। ठीक है, बेसिकली एमएम क्या है? मोडिग्लानी मिलर अप्रोच है। ये एनओआई अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच का फर्दर रिफाइनमेंट है। गुड आफ्टरनून हिमांशी, ये उसका फर्दर रिफाइनमेंट है। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। बेटा एनओआई अप्रोच क्या बोलता है? एनओआई अप्रोच सेज दैट योर वैल्यू ऑफ द फर्म and your KO are not dependent on your capital structure। ठीक है, योर वैल्यू ऑफ द फर्म एंड KOR आर नॉट डिपेंडेंट ऑन योर कैपिटल स्ट्रक्चर। मैं बोल रहा हूँ ये कैसी बात कर रहे हो? अभी तो मैंने आपको प्रूव करके बताया कि भैया आपका डेट इक्विटी स्ट्रक्चर, गिव मी 2 मिनट्स। हाँ जी, हाँ जी, तो मैं कहाँ था बेटा? मैं आपको ये बोल रहा था कि एनओआई अप्रोच बोलता है कि वैल्यू ऑफ द फर्म
एंड केओ आर नॉट डिपेंडेंट ऑन योर कैपिटल स्ट्रक्चर। मैं बोला अरे यार ये कैसी बात कर रहा है तू, अभी तो मैंने प्रूव करके बताया कि अगर तेरे पास डेट एक चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है, अगर केडी इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ डेट एंड केई इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और अभी हमने बोला केडी इज लेस देन के, तो हम चाहेंगे ना कि ज्यादा से ज्यादा पैसा केडी के पास से आए। अब बेटा डेट से पैसा है चाहे इक्विटी से पैसा है, दिखने में पैसा तो सेम ही है ना, दिखने में तो पैसा सेम है। तो भैया मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है कि पैसा आ कहां से रहा है, ठीक है, दिखने में तो पैसा सेम ही है। तो डेट एक चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है तो मैं डेट से लेकर आऊं। तो बेटा एनओआई अप्रोच बोलता नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये बोलता है जब एक फर्म ज्यादा से ज्यादा यूज करता है डेट इन इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर, व्हेन अ फर्म try to makes more and more use of debt in its capital structure in order to reduce KO and ultimately to increase the value of the firm. One side you are getting benefit of lower source of finance, however on the other side the KE rises. बेटा एनआई अप्रोच में एक अजम्पशन लिया था कि केई की कॉस्ट बदलती नहीं है, पर एनओआई अप्रोच में बोलते हैं कि केई की कॉस्ट बदलेगी, विच इज वेरी मच लॉजिकल, विच इज लॉजिकल ना बेटा, क्योंकि अगर कंपनी के अंदर डेट था और हम और डेट बढ़ाए जा रहे हैं तो कंपनी में रिस्क बढ़ रहा है, रिस्क बढ़ रहा है तो ओनर्स ऑफ द फर्म यानी कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ेगी, ओनर ऑफ द फर्म ज्यादा रिटर्न डिमांड करेंगे। सो दिस इज दैट केस। ध्यान से सुनना, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं। लेट से बेटा हमारा कॉस्ट ऑफ डेट इज इक्वल्स टू 10% है और कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल्स टू 20% है। मैं आपको एक कैपिटल स्ट्रक्चर बताता हूं। लेट से पहला कैपिटल स्ट्रक्चर है हमारा 50% डेट एंड 50% इक्विटी। तो इसका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना आ जाएगा बेटा, केओ कितना आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ डेट इंटू वेट ऑफ डेट प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंटू वेट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ डेट कितना है बेटा 10%, वेट ऑफ डेट कितना है 50%, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है 20%, वेट कितना है 50%। तो बेटा क्या ये 15% हो गया। अब देखो फर्म क्या सोच रही है कि डेट इज अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस। नाउ लेट्स ट्राई टू मेक मोर यूज ऑफ डेट इन अवर कैपिटल स्ट्रक्चर। अब कंपनी क्या करेगी, रेशो चेंज कर देगी। कंपनी बोलेगी अब मैं 75% डेट यूज करूंगा और सिर्फ 25% इक्विटी। तो देखो केओ कैसा आएगा आपका, केओ के लिए वही फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ डेट इंटू वेट ऑफ डेट प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंटू वेट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ डेट कितना है बेटा 10% है, वेट ऑफ डेट कितना है 75% है, 30। फिर बेटा क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनना, वेट ऑफ डेट कितना है 25%, वेट ऑफ इक्विटी कितना है 25%। अब क्या होगा, आपने फर्म के अंदर ज्यादा यूज किया डेट, व्हेन यू आर ट्राइंग टू मेक मोर यूज ऑफ डेट इन योर कैपिटल स्ट्रक्चर, आपको एडवांटेज मिल रहा है लोअर कॉस्ट का, पर दूसरी तरफ इक्विटी बहुत बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, ये 30% हो जाएगा। 30% कैसे आया अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो बेटा ये देखो ये कितना हुआ 7.5%, और 30 का 25% कितना होता है 7.5%, फिर से ये 15% हो गया। मतलब बेटा आपको जो चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस ज्यादा यूज करने के कारण बेनिफिट एक्सपेक्टेड था, उतना ही बेनिफिट एग्जैक्टली सेट ऑफ हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीज कॉस्ट। बेटा आप लोगों का केई बढ़ जाएगा, अल्टीमेटली आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल सेम हो जाएगा। तो बेटा ये अप्रोच क्या कहता है कि डोंट लुक एट योर कैपिटल स्ट्रक्चर। आप अपना कैपिटल स्ट्रक्चर बदलोगे इन ऑर्डर टू रिड्यूस केओ, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अल्टीमेटली आपका जो केओ है वो सेम ही आएगा। ईबीआईटी तो वैसे ही कांस्टेंट है, कैपिटल स्ट्रक्चर से ईबीआईटी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ईबीआईटी कांस्टेंट है, केओ कांस्टेंट है, वैल्यू ऑफ द फर्म कांस्टेंट है। सो बेटा अगर वैल्यू ऑफ द फर्म कांस्टेंट है, आप कोई भी डेट इक्विटी मिक्स ले लो, तो आपको कैपिटल स्ट्रक्चर पे ध्यान नहीं देना चाहिए। तो ये फर्म क्या बोलता है कि आप कोई भी कैपिटल स्ट्रक्चर ले लो, कोई भी मिक्स ले लो, हम इंडिफरेंट है, हमारी वैल्यू ऑफ द फर्म सेम रहेगी। बात समझा आपको। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट।
आई होप यहां तक कहानी क्लियर होगी। तो NI अप्रोच क्या बोलता है सर? NI अप्रोच बोलता है मैक्सिमम यूज ऑफ चीपर सोर्स, दैट इज डेट। सर डेट कैसे चीपर सोर्स? हमने बोल रखा है डेट और इक्विटी दो सोर्स ऑफ फाइनेंस है, उसमें से भी डेट चीपर सोर्स है। फिर बेटा दूसरा अप्रोच क्या है? NOI अप्रोच। ये इस अप्रोच को इनडिफरेंट अप्रोच भी बोलते हैं। आप कोई भी कैपिटल स्ट्रक्चर यूज कर लो, कोई भी डेट इक्विटी का मिक्स यूज कर लो, आपका केओ सेम है, ईबीआईटी सेम है। अगर दो फर्म है, दोनों का ईबीआईटी सेम है, दोनों फर्म का कैपिटल स्ट्रक्चर अलग है, इसके बावजूद भी उनका केओ अगर सेम है तो दोनों फर्म की वैल्यू भी सेम है। तो ये अप्रोच NOI अप्रोच, ठीक है। इस अप्रोच को MM अप्रोच भी बोलते हैं। अब बेटा आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है कई बार स्टूडेंट के लिए कि NI अप्रोच यूज करना है, NOI अप्रोच यूज करना। बेटा क्वेश्चन में बोल रखा रहता है NI अप्रोच लगाओ, या फिर बोला जाता है वैल्यू ऑफ द फर्म निकालो, वैल्यू ऑफ डेट, वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालने के लिए बोलते हैं। पर NOI अप्रोच में आपको स्पेसिफिकली बोल देते हैं या तो NOI अप्रोच लगा लो या तो MM अप्रोच, ठीक है। NI अप्रोच कई बार स्पेसिफिकली नहीं बोलते, बोलते वैल्यू ऑफ द फर्म्स निकालो, तो हम ये अप्रोच यूज करते हैं। पर अगर आपको बोला है NOI निकालने के लिए तो NOI निकालना है, या फिर MM बोला है तो भी NOI ही निकालना है। अब मैं आप लोगों को सिखाऊंगा डिटेल में कि NOI अप्रोच यानी MM अप्रोच कैसे अप्लाई करते हैं। एक एक चीज को जरा ध्यान से समझना। लेकिन सबसे पहले हम समझते हैं कि सर लीवर्ड और अनलीवर्ड कंपनी क्या होती है। बेटा लीवर्ड कंपनी और अनलीवर्ड कंपनी क्या होती है? लीवर्ड कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसके अंदर डेट भी होता है, यानी डेट प्लस इक्विटी का मिक्सचर। और अनलीवर्ड कंपनी ऐसी होती है जिसको हम ऑल इक्विटी फर्म बोलते हैं, जिसके अंदर 100% इक्विटी रहता है और 0% होता है डेट। तो बेटा लीवर्ड, ये वर्ड कहाँ से आया है? लेवरेज। और लेवरेज किस पे मिलता है आपको? बेटा आप सभी जानते हैं हमें इंटरेस्ट पे मिलता है, और इंटरेस्ट किससे एसोसिएटेड रहता है? डेट से। यानी जिस फर्म में डेट है वहां पे आपको लेवरेज मिलेगा, इसलिए उसको बोलते हैं लीवर्ड फर्म। लेकिन जिस फर्म में डेट है ही नहीं उसको क्या बोलते हैं हम? अनलीवर्ड फर्म। बोलो बच्चों, मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, ओके। अब बात करते हैं MM अप्रोच की। बेटा MM अप्रोच दो टाइप के हैं। एक है 1958 मॉडल जिसको हम बोलते हैं विदाउट टैक्स, और एक है 1963 विथ टैक्स। दोनों में हल्के से चेंजेस हैं, स्लाइटली चेंज है, तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। पहले हम MM अप्रोच 1958 विदाउट टैक्स की बात करते हैं। वापस समझना बेटा, MM अप्रोच बोलूं या NOI अप्रोच बोलूं, बात एक ही है। ये क्या बोलते हैं भैया? ये बोलते हैं कि दोनों फर्म का कैपिटल स्ट्रक्चर अलग होगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टोटल कैपिटल दोनों का सेम है, मैंने बोला हाँ है। दोनों का EBIT सेम है, मैंने बोला हाँ है। इनका कैपिटल स्ट्रक्चर यानी डेट इक्विटी का मिक्स अलग है, मैंने बोला हाँ अलग अलग है। तो बोलता है अगर दो फर्म है, दोनों सेम है, दोनों सेम रिस्क क्लास को बिलोंग करती है, दोनों का EBIT भी सेम है, इनका सिर्फ कैपिटल स्ट्रक्चर अलग होने के कारण, डेट इक्विटी स्ट्रक्चर होने के कारण इसकी वैल्यू में कोई बदलाव नहीं आएगा। यानी आपके कैपिटल स्ट्रक्चर से, आपके डेट इक्विटी मिक्स से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपके केओ को, आपका केओ सेम ही रहेगा, EBIT सेम है, केओ सेम है, वैल्यू ऑफ द फर्म सेम रहेगा। हाँ जी। तो भैया इसमें 7 स्टेप या 8 स्टेप फॉर्मूलाज होते हैं। आप 8 स्टेप फॉलो करेंगे और आपका आंसर एकदम आंख बंद करके आ जाएगा। इस बार इंस्टीट्यूट ने RTP में भी काफ़ी बार, मतलब काफ़ी डिटेल में, बारीकी से, गहराई से पूछना चालू कर दिया है MM अप्रोच के बारे में। इनफैक्ट MM अप्रोच इन्होंने डिविडेंड डिसीजन में भी पूछ लिया, वहाँ पर अप्रोच अलग है थोड़ा सा। ओके, स्टेप 1 क्या रहेगी बेटा? स्टेप 1 रहेगी हमारी कैलकुलेट EBIT। हम EBIT ढूंढ के निकालेंगे। अगर क्वेश्चन में दे रखा है देन फाइन, अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा है तो हम EBIT ढूंढ के निकालेंगे। स्टेप 2 हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे अनलीवर्ड कंपनी से। क्यों? क्योंकि सर उसमें एक ही तो एलिमेंट है।
मिसिंग एलिमेंट कम है, ढूंढना आसान है। CALCULAT, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ अनलीवर्ड कंपनी। बेटा वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ अनलीवर्ड कंपनी, वैल्यू ऑफ इक्विटी सिखाया मैंने आपको, वैल्यू ऑफ इक्विटी इनटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल्स टू EAT होता है। बेटा क्योंकि ये कंपनी अनलीवर्ड है इसलिए मैं यहां पर सिर्फ U लगा रहा हूं। तो कहना है से वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ अनलीवर्ड कंपनी इनटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ अनलीवर्ड कंपनी इज इक्वल्स टू EAT। ये फॉर्मूला तो मैं आपको सिखा चुका हूं। स्टेप 3 पे आते हैं बेटा। स्टेप 3, कैलकुलेट, ये लिखना है आपको, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड कंपनी। बेटा अभी मैंने अनलीवर्ड कंपनी के सिर्फ इक्विटी की वैल्यू निकाली है, अब मैं पूरी की पूरी अनलीवर्ड कंपनी की वैल्यू निकालूंगा। वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड कंपनी इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ अनलीवर्ड कंपनी प्लस वैल्यू ऑफ डेट ऑफ अनलीवर्ड कंपनी। पर बेटा अनलीवर्ड कंपनी में तो डेट होता ही नहीं, तो ये तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, VDU तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ, वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड कंपनी उतनी ही रहेगी जितनी उस कंपनी की इक्विटी की वैल्यू है, क्योंकि बेटा उस कंपनी में डेट है ही नहीं, तो ऐड क्या होगा, 0। गेटिंग माई पॉइंट। अब यहां पर ट्रांजेक्शन आएगा। कैसा ट्रांजेक्शन, देखो ये 3 स्टेप समझे। सबसे पहले हमने क्या किया है, EBIT ढूंढ के निकाला, अनलीवर्ड कंपनी की इक्विटी पर गए, अनलीवर्ड कंपनी की पूरी वैल्यू निकाली। अब स्टेप 4 देखना बेटा। स्टेप 4 बोलता है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गियर्ड कंपनी। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गियर्ड कंपनी। तो देखना हम बोलेंगे वैल्यू ऑफ गियर्ड कंपनी इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ अनगियर्ड कंपनी। सर ये क्यों बोला आपने, एज पर NOI अप्रोच। नहीं सर ये नहीं समझा, हमको एक बार बता दो। मैंने बोला बहुत सिंपल है बेटा, 2 फॉर्म है, एक फॉर्म है A जिसके अंदर डेट प्लस इक्विटी है, एक फॉर्म है B जिसके अंदर सिर्फ इक्विटी है। मैं क्वेश्चन में ही बोल दूंगा, क्वेश्चन की पहली लाइन में ही बोल दूंगा कि दोनों फॉर्म बिल्कुल सेम है, सिर्फ दोनों के कैपिटल स्ट्रक्चर का जो मिक्स है वो अलग है। तो दोनों फॉर्म का EBIT सेम है, इस फॉर्म का भी EBIT सेम है, बराबर है। बेटा NOI अप्रोच के हिसाब से अगर 2 फॉर्म सेम है, आइडेंटिकल है, सिमिलर है, बिल्कुल सब कुछ सेम है, सिर्फ इनका डेट इक्विटी मिक्स अलग है, एक अनलीवर्ड है एक लीवर्ड कंपनी है, तो भी दोनों का KO सेम ही रहेगा। अभी NOI अप्रोच से प्रूव करके बताया था मैंने। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं वैल्यू ऑफ A एंड वैल्यू ऑफ B इज सेम, यही तो मैंने यहां पर बोला। एज पर NOI अप्रोच वैल्यू ऑफ गियर्ड फर्म इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ अनगियर्ड फर्म, यही तो मैंने बोलने की कोशिश करी। समझे आप? यहां पर आप चाहे तो लिखे रहने दे सकते हो। फिर देखना स्टेप 5, मैं बोलूंगा वैल्यू ऑफ गियर्ड फर्म इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ गियर्ड फर्म प्लस वैल्यू ऑफ डेट ऑफ गियर्ड फर्म। बेटा ये पॉइंट समझा, मैं बोलूंगा गियर्ड फर्म की वैल्यू इज इक्वल्स टू उस गियर्ड फर्म का इक्विटी की वैल्यू और उस फर्म के इक्विटी की वैल्यू। यानी मैंने क्या किया, सबसे पहले इस फर्म की वैल्यू निकाली और मैंने बोला वो तो इसके बराबर है। फिर बेटा इसके तो 2 बच्चे हैं ना, इसका इक्विटी और इसका डेट, तो मैंने बोला वैल्यू ऑफ डेट ऑफ वैल्यू ऑफ गियर्ड फर्म इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट ऑफ गियर्ड फर्म। फिर बेटा क्वेश्चन में ना ये दे रखा रहता है
ये मैंने फाइंड ऑलरेडी कर लिया ये वाली प्रीवियस स्टेप से, तो यहाँ पे मेरे को क्या मिल जाएगा ये। अब स्टेप 6 मैं बोलूंगा वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ गियर्ड फर्म इनटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ गियर्ड फर्म इज इक्वल्स टू ईएटी। बेटा ईएटी मेरे से क्वेश्चन में ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, मेरे पास ईबीआईटी का डेटा है, इंटरेस्ट का डेटा है, टैक्स का डेटा है, ईएटी तो निकल जाएगा। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा मुझे, केईजी मिल जाएगा। क्या मिलेगा बेटा, केईजी। स्टेप 7 देखना बेटा, स्टेप 7 क्या बोलता है कि अब हम सारी फर्म का केओ निकालेंगे। अब हम निकालेंगे केओ ऑफ अनलीवर्ड फर्म। केओ कैसे निकलता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ अनगियर्ड फर्म इंटू वेट ऑफ इक्विटी प्लस कॉस्ट ऑफ डेट ऑफ अनगियर्ड फर्म इंटू वेट ऑफ डेट। बेटा कॉस्ट ऑफ डेट ऑफ अनगियर्ड फर्म तो होता ही नहीं है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। केओ मतलब ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। स्टेप 8 केओ ऑफ लिवर्ड कंपनी, therefore KOG is equals to cost of equity of geared firm into weight of equity plus cost of debt into weight of debt। बस इतना है। समझा आपको। तो बेटा 7 स्टेप फॉर्मूले आपको फॉलो करने हैं और आपका अल्टीमेटली आंसर निकल आएगा। ठीक है, हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे। तो ये पहले 7 स्टेप एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले हम ईबीआईटी ढूंढ के निकालेंगे कि ईबीआईटी कितना है। कैलकुलेट ईबीआईटी ढूंढ के निकालना है। दूसरा, अनगियर्ड फर्म के इक्विटी की वैल्यू निकालेंगे। कैसे, वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ अनगियर्ड फर्म इंटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी, वैल्यू ऑफ इक्विटी इंटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी बोथ ऑफ अनगियर्ड फर्म इज इक्वल्स टू ईएटी। यहाँ से मेरे को क्या निकल के आ जाएगा बेटा, वैल्यू ऑफ इक्विटी। फिर मैं बोलूँगा कि वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फर्म इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ अनलिवर्ड फर्म। फिर मैं बोलूँगा वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फर्म इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ गियर्ड फर्म। सर ये क्यों, ये है एज पर एनओआई अप्रोच कि अगर आपका ईबीआईटी सेम है, फर्म कांस्टेंट है, सब कुछ चीज़ें सेम है, तो बेटा आपका कैपिटल स्ट्रक्चर कुछ भी होने दो, डेट इक्विटी का मिक्स कुछ भी होने दो, आपके बोथ फर्म्स की वैल्यू सेम रहेगी। फिर बेटा मैंने क्या बोला, वैल्यू ऑफ गियर्ड फर्म इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट बोथ ऑफ गियर्ड फर्म। यहाँ से मुझे मिल जाएगा वैल्यू ऑफ इक्विटी। फिर मैं बोलूँगा वैल्यू ऑफ इक्विटी इंटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी। सेम फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला यहीं पर लगाऊंगा, लेकिन इस बार गियर्ड फर्म के लिए लगाऊंगा। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा केईजी। अब मैं WACC का फॉर्मूला लगाऊंगा, कॉस्ट इंटू वेट, और यहाँ पर प्लस कॉस्ट इंटू वेट करने की ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि बेटा डेट का वेट 0 था। और फिर KO ऑफ लिवर्ड फर्म के लिए कॉस्ट इंटू वेट करूँगा। इस तरीके से मेरा सारा आंसर आ जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट। चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5.18 एक ही क्वेश्चन से विद टैक्स, 5.19 है, विद टैक्स विदाउट टैक्स दोनों हो जाएंगे। ठीक है, पढ़ते हैं। द फॉलोइंग डेटा रिलेट टू 2 कंपनीज बिलोंगिंग टू सेम रिस्क क्लास। बेटा 2 कंपनी हैं A और B लिमिटेड, दोनों सेम रिस्क क्लास को बिलोंग करती है। द फॉलोइंग डेटा रिलेटेड टू 2 कंपनीज बिलोंगिंग टू सेम रिस्क क्लास। बेटा दोनों कंपनी बिल्कुल सेम है। कंपनी A का नेट ऑपरेटिंग इनकम मतलब EBIT 18 लाख है, B का भी EBIT 18 लाख है। देखो ये भी बोल दिया, दोनों का EBIT भी सेम है, दोनों का रिस्क भी सेम है। कंपनी A में 12% डेट है 54 लाख का, 54 लाख का डेट है बेटा। तो क्या कंपनी A लिवर्ड कंपनी हो गई, और कंपनी B में कोई डेट नहीं है, वो अनलिवर्ड कंपनी है। क्योंकि वो अनलिवर्ड कंपनी, हम कंपनी की शुरुआत वहां से करेंगे, हम कैलकुलेशन की शुरुआत वहां से करेंगे। इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट यानी KE, A का KE दे नहीं रखा है और B का KE 18% है। डिटरमाइन द टोटल मार्केट वैल्यू, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर ईच फर्म अज्यूमिंग नो टैक्स। तो अभी हम नो टैक्स वर्ल्ड में विदाउट टैक्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
ठीक है, 7 स्टेप फॉर्मूला अप्लाई करना है, अपने आप आंसर आ जाएंगे। ओके, तो आइए शुरू करते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइंड ईबीआईटी। लिखने की जरूरत नहीं कि स्टेप 1 फाइंड ईबीआईटी, ऐसा नहीं, सीधा लिखो, हमारे माइंड में लिखो, हमारे माइंड में रिकॉल करो। स्टेप 1 क्या है, अच्छा ईबीआईटी ढूंढ के निकालना है, तो यहाँ पे लिख देते हैं ईबीआईटी। ईबीआईटी इज इक्वल्स टू 18 लाख। सेकेंड स्टेप क्या है, वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ अनलिवर्ड कंपनी, तो मैं वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ बी कंपनी निकालूंगा। कैसे निकलेगा बेटा, वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ बी कंपनी इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ बी लिमिटेड इज इक्वल्स टू ईएटी। कैसे निकलेगा ईएटी, सर वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ बी लिमिटेड इज इक्वल्स टू ईएटी को क्या मैं ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स लिख सकता हूं, डिवाइडेड बाय केईबी। ईबीआईटी तो बेटा 18 लाख दे रखा है, माइनस इंटरेस्ट है 0, और टैक्स कितना है, पहले क्वेश्चन में पार्ट ए में बोल रखा है टैक्स 0 है, अपॉन कितना परसेंट, 18% दे रखा है, चेक करो 18% दे रखा है बी का कैपिटलाइजेशन रेट। तो क्या यहां से मुझे वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ अनगियर्ड फर्म बी लिमिटेड 1 करोड़ मिल रहा है। फिर मैं स्टेप 3 बोलूंगा, एज पर एनओआई अप्रोच, एज पर एनओआई अप्रोच वैल्यू ऑफ, अच्छा स्टेप 3 एक रह गई, मिस आउट हो गई है। अब मैं बोलूंगा वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ बी लिमिटेड इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ बी लिमिटेड इज इक्वल्स टू 1 करोड़। फिर स्टेप 4 मैं बोलूंगा एज पर एनओआई अप्रोच वैल्यू ऑफ बी लिमिटेड इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ ए लिमिटेड इज इक्वल्स टू 1 करोड़। बेटा सारे स्टेप्स फॉलो हो रहे हैं, सबसे पहले ईबीआईटी ढूंढ के निकाला, फिर बाद में अनलिवर्ड कंपनी यानी बी लिमिटेड की वैल्यू निकाली, और मैंने बोला बी लिमिटेड के इक्विटी की जो वैल्यू है वही पूरे के पूरे बी लिमिटेड की वैल्यू है, क्योंकि बेटा उसके अंदर डेट तो है ही नहीं। और फिर मैंने बोला जो बी लिमिटेड की वैल्यू है वो ए लिमिटेड की वैल्यू एज पर एनओआई अप्रोच। स्टेप 5 देखिएगा, स्टेप 5 क्या बोलता है, वैल्यू ऑफ ए लिमिटेड इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ ए लिमिटेड प्लस वैल्यू ऑफ डेट ऑफ ए लिमिटेड। वैल्यू ऑफ ए लिमिटेड कितना बोला है, 1 करोड़। बेटा वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ ए लिमिटेड तो पता नहीं, प्लस वैल्यू ऑफ डेट पता है मुझे, 54 लाख बोल रखा है। तो क्या वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ ए लिमिटेड 46 लाख हो जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला, वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ ए लिमिटेड इंटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ ए लिमिटेड इज इक्वल्स टू ईएटी। Therefore 46 lakhs into cost of equity of A limited is equals to EBIT माइनस इंटरेस्ट, 54 लाख पे 12%, 6,48,000। यहाँ तक के सारे स्टेप समझ में आए क्या, मुझे बताइए।
ठीक, आगे अब हम इनका केओ निकालेंगे। केओ कैसे निकलेगा? सबसे पहले हम केओ निकालेंगे बी लिमिटेड का। कैसे निकलेगा सर? केओ इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ ए लिमिटेड इनटू वेट ऑफ इक्विटी। डेट तो है ही नहीं है, सॉरी बी लिमिटेड में कॉस्ट है 16%, 18%, वेट है 100%, तो क्या ये 18% हो गया? हो गया जी। अब हम निकालेंगे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ ए लिमिटेड। कैसे निकलेगा? कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ ए लिमिटेड इंटू वेट ऑफ इक्विटी प्लस कॉस्ट ऑफ डेट इंटू वेट ऑफ डेट। 25.04% इंटू वेट ऑफ इक्विटी। बेटा वेट ऑफ इक्विटी कितना है? 46 लाख आउट ऑफ 100 लाख, प्लस कॉस्ट ऑफ डेट कितना है? कॉस्ट ऑफ डेट आपको दे रखा है 12% इंटू 54 डिवाइडेड बाय 100। कैलकुलेट करके बताइए कितना आंसर आ रहा है। 25.04 क्या ये भी 18% ही आ रहा है? तो ये है बेटा 7 स्टेप 8 स्टेप फॉर्मूला जिसके थ्रू आपके सारे आंसर्स आ जाते हैं, जो भी पूछें आपसे। एक बार गो थ्रू कर लीजिए, कोई डाउट है तो प्लीज़ आस्क मी। सबसे पहले मैंने EBIT निकाला, फिर इक्विटी की कॉस्ट निकाली, सॉरी इक्विटी की वैल्यू निकाली अनलिवर्ड फर्म की, और मैंने बोला जितनी उसकी वैल्यू है उतनी ही पूरे फर्म की वैल्यू है। बाद में बोला जितनी पूरे उस फर्म की वैल्यू है उतनी ही लिवर्ड फर्म की वैल्यू है। फिर लिवर्ड फर्म, वैल्यू ऑफ लिवर्ड फर्म इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ डेट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी। डेट की तो वैल्यू दे रखी है, लिवर्ड फर्म की तो वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गया। वैल्यू ऑफ इक्विटी इंटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी से EAT आ गया, तो यहाँ से मेरे को के मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और फिर WCC अप्लाई करना है। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। बेटा ये हो गया क्वेश्चन, चलो इससे मिलता जुलता एक आधा और सवाल कर लेते हैं। इससे मिलता जुलता एक आधा और सवाल। ये भी टैक्स रेट है, ये भी टैक्स रेट है, सभी टैक्स रेट वाले हैं। अब एक काम करते हैं, अपन विद टैक्स भी सीख लेते हैं, फिर सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। विद टैक्स सीख लेते हैं, फिर हमको छाटना नहीं पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन करें कौन सा नहीं करें। मैंने आपको ये स्टेप्स बताए थे, ये सारे स्टेप्स समझे क्या है मुझे बताइए। वापस से लिख लेंगे। चलिए अब हम सॉल्व करेंगे MM अप्रोच के क्वेश्चन, MM विथ टैक्स। (1963) मॉडल। बेटा MM अप्रोच विदाउट टैक्स और विद टैक्स में कुछ खास अंतर नहीं है सॉल्विंग पार्ट में। आइए सॉल्व करते हैं। अब आप मुझे 7 स्टेप बताइएगा जो हमने MM विदाउट टैक्स में फॉलो करी। 8 स्टेप, वही 8 स्टेप मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ, देखते हैं क्या बदलाव आता है। ठीक है, पहले मैं वही सारे 8 स्टेप्स लिखूंगा और बाद में जो चेंज है वो इनकॉर्पोरेट कर दूंगा।
तो अभी जो मैं कर रहा हूं वो विदाउट टैक्स ही कर रहा हूं, चेंज आपको बता दूंगा। स्टेप 1 क्या बोलती है बेटा? स्टेप 1 बोलता है फाइंड EBIT, ठीक है। स्टेप 2 कहता है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ अनलिवर्ड कंपनी। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ अनलिवर्ड कंपनी। कैसे निकलती है बेटा वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ अनलिवर्ड कंपनी? वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ अनलिवर्ड कंपनी इनटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ अनलिवर्ड कंपनी इज इक्वल्स टू EAT, इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ अनलिवर्ड कंपनी इंटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ अनलिवर्ड कंपनी इज इक्वल्स टू EBIT माइनस इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स। बेटा अगर विद टैक्स है तो यहाँ पर टैक्स की कुछ वैल्यू आएगी, इससे पहले विदाउट टैक्स कर रहे थे इसलिए वैल्यू 0 थी टैक्स की, और यहाँ पर अब विद टैक्स कर रहे हैं इसलिए टैक्स की वैल्यू आएगी। फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला EAT वही है, बट पहले टैक्स की जगह हम 0 लिखते थे, अभी कुछ वैल्यू लिखेंगे, तो बदलाव तो कुछ आया नहीं है। स्टेप 3 मैं बोलूँगा कैलकुलेट वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड कंपनी। मैं बोलूँगा वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ अनलिवर्ड कंपनी इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड कंपनी। सेम स्टेप, कुछ भी बदलाव नहीं, इनफैक्ट पहले के तीनों स्टेप में कोई बदलाव नहीं आया। अब स्टेप 4 देखिए, स्टेप 4 कैलकुलेट वैल्यू ऑफ लिवर्ड कंपनी। देखना वैल्यू ऑफ गियर्ड कंपनी इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ अनगियर्ड कंपनी। यही तो सीखा था हमने, इसमें तो कोई बदलाव नहीं है अब तक, यहां पर कोई बदलाव नहीं है। इस स्टेप में चेंज आएगा, बाद में बताऊंगा क्या चेंज आएगा। स्टेप 5 मैं बोलूंगा वैल्यू ऑफ गियर्ड फर्म इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ गियर्ड फर्म प्लस वैल्यू ऑफ डेट। यहां से मुझे वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ गियर्ड फर्म मिलेगा। स्टेप 6 वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ गियर्ड फर्म इंटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ गियर्ड फर्म इज इक्वल्स टू EAT। बेटा EAT को कैसे लिखेंगे हम? इज इक्वल्स टू EBIT माइनस इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स। बेटा बस यहाँ पर टैक्स का कुछ एक अमाउंट आ जाएगा, तो चेंज नहीं है, कोई बदलाव नहीं है फॉर्मूला। पहले टैक्स की जगह 0 लिखता था, पहले भी मैं EAT लिखता था, आज भी मैं EAT लिखता हूँ, तब टैक्स 0 लेता था, यहाँ पर कुछ टैक्स ले रहा हूँ। तो ये माइन्यूट से बदलाव है, इनको तो मैं चेंज की तरह कंसिडर भी नहीं करता हूँ। स्टेप 7 KO निकालूंगा अनगियर्ड यानी अनलिवर्ड कंपनी का। कैसे निकलेगा? कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ अनलिवर्ड फर्म इनटू वेट ऑफ इक्विटी। और स्टेप 8 KO ऑफ लिवर्ड कंपनी। कैसे निकलेगा? कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ गियर्ड फर्म इंटू वेट ऑफ इक्विटी प्लस कॉस्ट ऑफ डेट इंटू वेट ऑफ डेट। अब हम चेंजेस जितने आएंगे उनको एक बार चेक करते कि क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। बेटा स्टेप 1 में कोई चेंज नहीं है, सेम सेम। स्टेप 2 बेटा स्टेप 2 भी सेम है, बस एक चीज़ नोटिस करना, पहले टैक्स 0 आता था, अब यहाँ पे कुछ टैक्स आएगा। स्टेप 3 सेम, कोई बदलाव नहीं है। बेटा जो बदलाव आएगा अब आएगा स्टेप 4 के अंदर। जो बदलाव है वो स्टेप 4 के अंदर। स्टेप 4 में हम क्या बोलते थे? वैल्यू ऑफ गियर्ड कंपनी इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ अनगियर्ड कंपनी, लेकिन अब यहां पर बोलेंगे प्लस टैक्स बेनिफिट। और टैक्स बेनिफिट कैसे निकलेगा? TB इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ डेट इंटू टैक्स रेट। समझो मेरे पास एक डेट है 10%
डिबेंचर या डेट ऑफ 20 लाख और टैक्स दे रखा है आपको 50%, तो बेटा टैक्स बेनिफिट कितना मिलेगा? 20 लाख का 10%, यानी 2 लाख रुपए के इंटरेस्ट पे 50%, 1 लाख रुपए नहीं, पूरा का पूरा 20 लाख पे 50%, यानी कि 10 लाख का टैक्स बेनिफिट। समझे बेटा? इंटरेस्ट का टैक्स बेनिफिट नहीं, वैल्यू का टैक्स बेनिफिट। अब आप बोलेंगे सर ये कुछ बात हजम नहीं हुई, वैल्यू ऑफ गियर्ड फर्म इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ अनगियर्ड फर्म प्लस टैक्स बेनिफिट। समझा? टैक्स बेनिफिट तो मिलना चाहिए, क्योंकि अगर आपने इंटरेस्ट पे करना है तो उसके ऊपर आपको टैक्स बेनिफिट तो मिलेगा। पर सर ये कैसे कर दिया आपने? आपको तो आइडियली अभी अभी मैंने कैसे किया? मैंने 20 लाख इंटू 50% कर दिया, सीधा टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर दिया। कितना आंसर आ गया मेरा? 10 लाख। लेकिन आप बोल रहे सर ऐसा थोड़ी होना चाहिए। आइडियली सर आपने ये 20 लाख रुपए के ऊपर 10% का इंटरेस्ट 2 लाख लेना चाहिए, और ये 2 लाख रुपए के ऊपर 50% टैक्स बेनिफिट लेना चाहिए, 1 लाख रुपए का लेना चाहिए। मैंने बोला बात बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन ये 1 लाख रुपए का बेनिफिट कब तक मिलेगा? अगले साल भी मिलेगा, उसके बाद भी मिलेगा, उसके बाद भी मिलेगा, कंटिन्यूअसली मिलते जाएगा, इनफाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम तक मिलता जाएगा। तो बेटा ये इनफाइनाइट एन्यूटी की प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफाइनाइट एन्यूटी इज ए बाय आई। ए मतलब यहां पर 1 लाख जो एन्यूटी है, और आई मतलब आपका रेट 10%। बेटा आ गया 10 लाख। मतलब मैंने किया वही जो तुम सोच रहे थे, इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स बेनिफिट लिया, इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स बेनिफिट। बट ये जन्मों जन्मांतर के लिए लेना है मुझे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफाइनाइट एन्यूटी ए बाय आई होता है। लो वही मैंने शॉर्टकट से निकाला। ठीक है, तो आप शॉर्टकट ही यूज करेंगे। ठीक है, फिर बेटा अगली स्टेप बिल्कुल सेम, उसके बाद की स्टेप सेम, उसके बाद की स्टेप सेम, उसके बाद की स्टेप सेम। बस एक चीज़ याद रखना, लास्ट स्टेप में पहले केडी, केडी मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में 12% इंटरेस्ट था और 12% ही कॉस्ट ऑफ डेट ले लिया, पर अगर मान लो टैक्स रेट होता तो मैं क्या करता? इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स करता। तो बदलाव कहाँ कहाँ दिख के आएंगे आपको अपेरेंटली? बेटा यहाँ पर आपको टैक्स दिखेगा, ऑल्दो ये कोई चेंज नहीं है, ये कोई फॉर्मूले में बदलाव नहीं है, ये तो ऑफ कोर्स आना ही था। हम टैक्स पहले जीरो ले रहे थे, अब यहाँ पे कुछ वैल्यू पुट करेंगे। चेंज के नाम पे एक ये चेंज देखने को मिलेगा आपको। बेटा ये ऑलरेडी था, पहले जीरो लेते थे टैक्स, अभी कुछ टैक्स लेंगे। और पहले कॉस्ट ऑफ डेट भी कैसे निकालते थे? इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स, पर टैक्स तो जीरो था, अब टैक्स की कुछ वैल्यू आएगी। तो बदलाव है एक, और टैक्स आ जाएगा 3-4 और जगह। बस इतना चेंज है। देख के बताइए समझ में आ रहा है क्या? समझ रही है आपको मेरी बात? ठीक है, सेम क्वेश्चन करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 18। इस बार टैक्स इनकॉर्पोरेट करके अच्छी क्लैरिटी आ जाएगी, कंपैरेटिव बेसिस पर भी एंड ओवरऑल बेसिस पर भी। बेटा सेम क्वेश्चन है, दो कंपनी ए लिमिटेड बी लिमिटेड, दोनों का ईबीआईटी सेम है, दोनों कंपनी सेम रिस्क क्लास को बिलोंग करती है। एक कंपनी में 54 लाख का डेट है 12% के हिसाब से, दूसरी कंपनी का आपको केई दे रखा है। बेटा इस बार आपको सेम चीज़ें निकालनी है, टैक्स रेट 40% अज्यूम करके। तो हम फिर से वही 7 स्टेप फॉलो करेंगे और आंसर निकालेंगे। चलिए सबसे पहले हम क्या बोलेंगे? स्टेप 1 ईबीआईटी फाइंड करना है। अभी तो हमको पता है ईबीआईटी कितना है, तो ईबीआईटी कितना है अभी? 18 लाख। ईबीआईटी 18 लाख। स्टेप 2 क्या है?
अभी हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ अनलिवर्ड कंपनी। वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ अनलिवर्ड कंपनी। ईएटी कैसे निकलता है? ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स 18 लाख। अनलिवर्ड कंपनी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, टैक्स 40% है, तो मैंने बोला पहले टैक्स 0 लेते थे, अब 40% लेंगे। फिर मैं स्टेप 3 में बोलूंगा वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड कंपनी। ये स्टेप तो सेम ही थी, चेंज अगले स्टेप में आएगा। वैल्यू ऑफ लिवर्ड कंपनी, बदलाव यहां पर है। वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड कंपनी, सॉरी गियर्ड कंपनी इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ गियर्ड कंपनी इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ अनगियर्ड कंपनी प्लस टैक्स बेनिफिट इज इक्वल्स टू 60 लाख। टैक्स बेनिफिट कैसे निकलेगा? जो भी आपका डेट का अमाउंट है, इस क्वेश्चन में 54 लाख दे रखा है, उसका टैक्स बेनिफिट 40%, 60 लाख प्लस 21,60,000 इज इक्वल्स टू 81 लाख। ठीक है, स्टेप 4 भी हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा? वैल्यू ऑफ गियर्ड फर्म इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट। मैं बोलूँगा वैल्यू ऑफ गियर्ड फर्म इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ गियर्ड फर्म प्लस वैल्यू ऑफ डेट। 81,60,000 इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ गियर्ड फर्म प्लस 54 लाख। डेट की तो वैल्यू दे रखी है, तो क्या वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ गियर्ड फर्म इज इक्वल्स टू 27,60,000। यस। अब मैं बोलूँगा वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ गियर्ड फर्म इंटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ गियर्ड फर्म इज इक्वल्स टू EAT। 27,60,000 इंटू KEG इज इक्वल्स टू EBIT 18 लाख माइनस इंटरेस्ट 6,48,000 1 माइनस टैक्स। Therefore, cost of equity of geared firm is equals to 25.04%. ठीक है, अब बस KO निकालना है। KO अनगियर्ड का उसे निकालने की ज़रूरत नहीं, 18% ही आएगा। कैसे निकलेगा? कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ अनगियर्ड फर्म इंटू वेट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है उसका? 18% इंटू वेट कितना है? 100% इज इक्वल्स टू 18%। 7 8 KO ऑफ गियर्ड कम कैसे निकलेगा? गियर्ड कंपनी का KEG कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंटू वेट ऑफ इक्विटी प्लस कॉस्ट ऑफ डेट इंटू वेट ऑफ डेट। बेटा कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है? 25.04%। वेट कितना है सर? 27,60,000 है। टोटल वेट है 81,60,000। कर लीजिए अपने हिसाब से कैलकुलेट। प्लस
कॉस्ट ऑफ डेट, अब यहाँ पर देखना कॉस्ट ऑफ डेट थोड़ा अलग है। कॉस्ट ऑफ डेट कितना रहेगा, 12 इंटू 1 - 0.4 इंटू 54 लाख डिवाइडेड बाई 81,60,000। 25.04 इंटू 2276, %13.23%। चेक कर लेना, 13.23 है ना, एल क्रॉस चेक। %13.23%। इस टाइप से क्वेश्चन आता है। अभी मैं आपको ना दो और क्वेश्चन करवाता हूँ। एक तो ये फुल फ्लेजेड क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन करवाता हूँ जिसमें NI NOI दोनों पूछा है, और एक क्वेश्चन बायबैक वाला करवाता हूँ। 3 क्वेश्चन और करेंगे। आई होप यहाँ तक आपने कवर कर लिया होगा। अब कुछ बचा नहीं है, अब सिर्फ 2 क्वेश्चन और करवाऊंगा मैं आपको। आइए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। MM और NI दोनों एक साथ आएंगे इसमें, मतलब NI NOI दोनों। ठीक, P company and Q company are identical in all respect including risk factor except for debt equity. Company P is having issued 10% डिबेंचर ऑफ 18 लाख। तो बेटा इसके अंदर जो कंपनी P है वो लिवर्ड कंपनी है, उसके अंदर कॉस्ट ऑफ डेट जो है, कॉस्ट ऑफ डेट कहो या इंटरेस्ट कह सकते हो, अभी हैंग हो रहा है, चल नहीं रहा है। तो बेटा इंटरेस्ट है 10% और वैल्यू ऑफ डेट है 18 लाख। वाइल द कंपनी क्यू इज अनलिवर्ड, कंपनी क्यू अनलिवर्ड कंपनी है। बोथ द कंपनी अर्न्स 20% बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ऑन देयर असेट। बेटा दोनों कंपनी का EBIT 20% उनके टोटल एसेट्स का। तो बेटा टोटल एसेट 30 लाख और उसका 20% है 6 लाख। 6 लाख रुपए इन कंपनीज का EBIT है, कोई शक नहीं। अज्यूम टैक्स रेट 50%, बेटा टैक्स रेट आपको बोला 50%। कैपिटलाइजेशन रेट ऑफ ऑल इक्विटी कंपनी, बेटा आपको KE दे रखा है, ऑल इक्विटी कंपनी यानी Q लिमिटेड का। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ P लिमिटेड एंड Q लिमिटेड यूजिंग NI अप्रोच एंड NOI अप्रोच। बेटा NI अप्रोच बोला मतलब 4 फॉर्मूला है जो मैंने आपको बताते हो, स्ट्रेट अवे लगाना है, और NOI अप्रोच लगाने के लिए बोला मतलब पूरा का पूरा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा जहां तक आपसे पूछा है। ठीक है, तो एक बार डेटा देख लो, साइड में ही सॉल्व करवाऊंगा मैं, तो डेटा की जब देखने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम देखते रहेंगे। सबसे पहले इसका पार्ट A सॉल्व करते हैं, नेट इनकम अप्रोच, नेट इनकम अप्रोच। ठीक है, नेट इनकम अप्रोच। सबसे पहला फॉर्मूला हम बोलेंगे वैल्यू ऑफ डेट इंटू कॉस्ट ऑफ डेट इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट
वैल्यू ऑफ डेट कितना बोला है इन्होंने, 18 लाख। कॉस्ट ऑफ डेट कितना है यहाँ पर, 10%। तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 1,80,000। ठीक है, फिर हम बोलेंगे वैल्यू ऑफ इक्विटी इंटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल्स टू EAT। वैल्यू ऑफ इक्विटी तो मालूम नहीं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी मालूम है मेरे को कितना। एक मिनट, अपन ना दोनों फॉर्म के लिए निकालते हैं, टेबल बनाते हैं। यहाँ पे हैंग हो रहा है, चल नहीं रहा है। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, रिफ्रेश करते हैं। आई गेट स्लाइटली बेटर है। अभी हम NI अप्रोच एक टेबल ही बना लेते हैं, पर्टिकुलर एक बना लेते हैं P लिमिटेड, Q लिमिटेड। ठीक है, दोनों फॉर्म आइडेंटिकल है। दोनों फॉर्म आइडेंटिकल है और दोनों का EBIT 6-6 लाख है। NI अप्रोच कर रहे हो ना, 6 लाख 6 लाख। यहाँ पर वैल्यू ऑफ डेट कितना है P लिमिटेड में, यहाँ पर तो 0 है और P लिमिटेड में है 18 लाख रुपए वैल्यू ऑफ डेट। अब एक काम करते हैं, वैल्यू ऑफ इक्विटी भी निकाल लेते हैं। बेटा वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालते हैं, कैसे निकलेगा वैल्यू ऑफ इक्विटी, EBIT माइनस इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स, दैट इज EAT डिवाइडेड बाय K। तो सर EBIT कितना आएगा, यहाँ पर फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, EBIT माइनस इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाय K। EBIT कितना है ज़रा चेक करिएगा, 6 लाख माइनस इंटरेस्ट, ये कंपनी में तो डेट है ही नहीं तो 0। टैक्स रेट कितना दे रखा है, 50%, डिवाइडेड बाय 15%। तो बताइए मुझे वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना आ जाएगा, 6 लाख 3 लाख 3 लाख डिवाइडेड बाय 15%, 20 लाख। और वही कैलकुलेशन यहाँ पर देखना, 6 लाख माइनस इंटरेस्ट रेट 10%, टैक्स कितना है, $14 लाख। वैल्यू ऑफ फर्म कितना हो जाएगा, वैल्यू ऑफ डेट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी
32 लाख, 20 लाख, ये समझा? ठीक है, तो बेटा नेट इनकम अप्रोच में मैंने क्या किया, वैल्यू ऑफ डेट निकाला, वैल्यू ऑफ इक्विटी, उससे वैल्यू ऑफ फर्म आ गया। वैल्यू ऑफ डेट इसका 18 लाख दे रखा था, इसका 0 था। वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकाला? वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालना कौन सा मुश्किल है, EAT डिवाइडेड बाई के। बस यहाँ पर इन्होंने इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, दोनों का के सेम रखा है, यहाँ पर 15% और यहाँ पर 15%, विच इज़ क्वाइट लॉजिकल। आप बोलेंगे लॉजिकल क्यों है? बेटा मैंने आप लोगों को बताया था कि नेट इनकम अप्रोच में के कांस्टेंट ही रहता है, तो वहाँ पे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो तो NOI अप्रोच में बदलता है। तो NI अप्रोच में के कांस्टेंट है, सोचने की ज़रूरत नहीं है। एक सिंगल भी दिया है तो भी उसको मान लेंगे कि वो कांस्टेंट है, सेम है। अब इसी को NOI अप्रोच से सॉल्व करेंगे, सेम क्वेश्चन को NOI अप्रोच से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले स्टेप 1, NOI अप्रोच मतलब MM अप्रोच, मुझे दोनों फर्म की वैल्यू निकालनी है, स्टेप 4 तक पहुँचना है। सबसे पहले फाइंड EBIT, फाइंड EBIT, तो आप जानते हैं कितना है, कुछ तो तकलीफ है लैपटॉप में। EBIT दूसरा वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ अनलिवर्ड कंपनी। बेटा वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ अनलिवर्ड कंपनी कैसे निकलेगा? वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ अनलिवर्ड कंपनी इंटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ अनलिवर्ड कंपनी इज इक्वल्स टू EAT। वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ अनलिवर्ड कंपनी इज इक्वल्स टू EBIT माइनस इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स नेक्स्ट वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ अनलिवर्ड कंपनी is equals to value of unlevered company is equals to 20 lakh and value of geared company is equals to value of ungeared company plus tax benefit। ungeared company की वैल्यू कितनी? 20 लाख। टैक्स बेनिफिट कितना है? टैक्स बेनिफिट यानी कि आपका डेट कितना था बेटा इस क्वेश्चन में? 18 लाख इंटू टैक्स रेट था 50%, तो ये है आंसर। तो अनलिवर्ड कंपनी की तो NI NOI दोनों के हिसाब से 20-20 लाख ही आ रहा है, पर नेट इनकम के हिसाब से 32 लाख आ रहा है अनलिवर्ड कंपनी P का, और 29 लाख आ रहा है NOI अप्रोच के हिसाब से। ठीक है, तो चलिए मैंने आपको ये भी अप्रोच सिखा दिया। अब एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं जो इस बार की RTP में पूछा है, लगभग सेम ही वैल्यूज यूज़ करी है उन्होंने। ये वाला क्वेश्चन स्टॉप गो लिमिटेड का, नाइस क्वेश्चन इट इज, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5.24, जिनके पास ये क्वेश्चन नहीं है वो स्क्रीनशॉट ले ले इसका। स्टॉपगो लिमिटेड इज एन ऑल इक्विटी फाइनेंस कंपनी is considering the repurchase of 200 lakh equity and to replace it with 15% डिबेंचर ऑफ सेम अमाउंट। वापस पढ़ना, स्टॉपगो लिमिटेड एक ऑल इक्विटी फर्म है यानी अनलिवर्ड कंपनी,
तो स्टॉपको लिमिटेड ऑल इक्विटी फाइनेंस कंपनीज कंसिडरिंग द रीपर्चेस ऑफ 200 लाख इक्विटी एंड टू रिप्लेस इट विथ 15% डिवेंचर, यानी क्या बोल रहे हैं, अब भैया हम ना बायबैक करेंगे 200 लाख के इक्विटी का, लेकिन ये पैसा कहां से आएगा बायबैक के लिए, तो हम डिबेंचर इशू करेंगे 15% की रेट से, यानी 200 लाख के ऊपर 15% कितना होगा, 30 लाख हो गया। पर बात समझिए बेटा, ये कंपनी जो है पहले अनलिवर्ड कंपनी थी और बाद में लिवर्ड कंपनी बन गई। पहले आपको दो कंपनी दे रहा था, मैं पी लिमिटेड दे रहा था, क्यू लिमिटेड दे रहा था, पर अब यहां पर एक ही कंपनी जो पहले अनलिवर्ड थी अब लिवर्ड बन रही है। स्टॉपको लिमिटेड एन ऑल इक्विटी कंपनी इज कंसिडरिंग द रीपर्चेस ऑफ 200 लाख इक्विटी एंड टू रिप्लेस इट विथ 15% डिबेंचर ऑफ द सेम अमाउंट, मतलब 200 लाख के डिबेंचर आ रहे हैं। द मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी इज 1140। बेटा अभी कंपनी की वैल्यू कितनी है, 1140। बेटा अभी कंपनी की वैल्यू मतलब अनलिवर्ड कंपनी की वैल्यू, और आप जानते हैं बेटा जो अनलिवर्ड कंपनी की वैल्यू है वही अनलिवर्ड कंपनी की इक्विटी की वैल्यू है। तो कहना है से वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड कंपनी 1140 बोल रखा है, इसका मतलब वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ अनलिवर्ड कंपनी भी उतना ही है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 20%। बेटा एक जरा बात सोचना, अनलिवर्ड कंपनी का जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल रहेगा वो क्या केई के बराबर ही आएगा? क्यों सर? क्योंकि बेटा केई इंटू वेट करूंगा प्लस केडी इंटू वेट करूंगा। लेट से बेटा ये 20% दे रखा है, यहां पर इक्विटी का वेट 100% है, मतलब क्या केई भी 20% ही होगा? बेटा केई अगर 20% है तभी तो जाके केओ भी 20% आएगा। क्यों? क्योंकि ये तो जीरो ही है, डेट तो है ही नहीं अनलिवर्ड कंपनी में। सो आई रिपीट, जो अनलिवर्ड कंपनी के इक्विटी की वैल्यू है वही अनलिवर्ड कंपनी की वैल्यू है, जो केई है अनलिवर्ड कंपनी का वही केओ है अनलिवर्ड कंपनी का। तो आप इसे केई बोलो केओ बोलो ऑफ अनलिवर्ड कंपनी एक ही बात है। इट्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आर एक्सपेक्टेड टू रिमेन कांस्टेंट। ये बोल रहे हैं आपका ईबीआईटी सेम रहेगा, बट सवाल ये कि ईबीआईटी है कितना पता नहीं। इट इज इट्स एंटायर अर्निंग आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड, एप्लीकेबल टैक्स रेट इज 30%। आप लोगों को क्या बोल रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द इम्पैक्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑन अकाउंट ऑफ चेंज इन। बेटा आपको मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी बताना है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बताना है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी बताना है। इन शॉर्ट आपको पूरे 7 स्टेप लगाने रहेंगे, यहाँ पे 8 स्टेप लगाने रहेंगे विथ 30% टैक्स रेट। तो अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, एक ही कंपनी है जो पहले अनलिवर्ड थी बाद में लिवर्ड हो रही है, लेकिन इस कंपनी के अंदर इस क्वेश्चन के अंदर हमको ईबीआईटी दिया नहीं है। अब हम कोशिश करेंगे ईबीआईटी फाइंड करने की। क्या क्यों नहीं रहा है? अभी कुछ कंक्लूजन्स हैं। जो अनलिवर्ड कंपनी होती है उसका जो केई होता है वो उसका केओ होता है, जो उसकी वैल्यू ऑफ इक्विटी रहती है वही उसका ओवरऑल वैल्यू रहता है। ये हमको समझ में आता है, क्यों? क्योंकि इक्विटी की जो कॉस्ट है इनटू उसका वेट 100% है, तो बेटा केओ भी उतना ही आएगा जितना केई है। एवरेज के अंदर एवरेज लेना है मुझको, केओ मतलब एवरेज लेना है, बट एवरेज के लिए कोई दूसरा एलिमेंट है ही नहीं। दूसरी चीज, इस क्वेश्चन में अनलिवर्ड कंपनी ही लिवर्ड बनी है बायबैक के थ्रू। मुझे तो ज़्यादा नहीं सोचना है, मुझे मेरे 8 स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहला फाइंड ईबीआईटी, तो यहाँ पर ईबीआईटी दिया नहीं है। कैलकुलेशन टू फाइंड ईबीआईटी।
ईबीआईटी के लिए मेरे को कुछ दे नहीं रखा है, पर मेरे को एक चीज़ दे रखी है बेटा, वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ अनलिवर्ड कंपनी इंटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ अनलिवर्ड कंपनी इज इक्वल्स टू ईएटी। स्टेप 2, वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी दे रखी है 1140। सर वो तो फर्म की वैल्यू दे रखी है। अरे बेटा अनलिवर्ड फर्म की जो वैल्यू रहती है वही तो इक्विटी की वैल्यू रहती है उस फर्म की, इनटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी। सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी नहीं दिया है। मैंने बोला अरे दिया है आपको, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 20% है। सर ये तो कॉस्ट ओवरऑल है। बेटा मैंने अभी आपको बताया जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है अनलिवर्ड कंपनी का, वही उसका कॉस्ट ऑफ इक्विटी रहता है, इज इक्वल्स टू ईएटी। ईएटी कैसे निकलता है, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट जो कि इस केस में 0 आएगा, इंटू 1 माइनस टैक्स। कितना होगा ये, $228 इज इक्वल्स टू ईबीआईटी माइनस 0 इंटू 0.7। therefore EBIT is equals to 325.17। बात समझा। अब अगला स्टेप मैं बोलूँगा वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ अनलिवर्ड कंपनी इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड कंपनी इज इक्वल्स टू 1140। अब नेक्स्ट वैल्यू ऑफ गियर्ड कंपनी इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ अनगियर्ड कंपनी प्लस टैक्स बेनिफिट। बेटा अनगियर्ड कंपनी की वैल्यू 1140, टैक्स बेनिफिट कितना मिलेगा। बेटा आप 200 लाख के डिबेंचर्स लाने वाले हैं और 30% टैक्स रेट है, तो क्या ये 1200 हो गया। नेक्स्ट वैल्यू ऑफ गियर्ड कंपनी इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ गियर्ड कंपनी प्लस वैल्यू ऑफ डेट। 1200 इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ गियर्ड कंपनी प्लस डेट की वैल्यू 200 है, तो कहना है से वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ गियर्ड कंपनी इज इक्वल्स टू 1000। नेक्स्ट केईजी निकालेंगे, वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ गियर्ड कंपनी इंटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ गियर्ड कंपनी इज इक्वल्स टू ईएटी। देयरफॉर 1000 इंटू केईजी इज इक्वल्स टू ईबीआईटी। ईबीआईटी कितना है 325.17 माइनस इंटरेस्ट 30 इंटू 1 माइनस 0.3। देयरफॉर केईजी इज इक्वल्स टू 20.66%। आगे केओ निकालते हैं। वैसे निकालने की ज़रूरत नहीं, केओ ऑफ अनलिवर्ड कंपनी हमें पता है वो कितना आएगा बेटा, वो उतना ही आएगा जितना केई था अनलिवर्ड कंपनी का, कितना दे रखा था 20%, वही आने वाला है। फिर भी निकाल ले तो फॉर्मेलिटी के लिए 20% इंटू 100% प्लस 0। कैसे किया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ अनगियर्ड कंपनी इंटू वेट ऑफ इक्विटी प्लस कॉस्ट ऑफ डेट इंटू वेट ऑफ डेट। बट अनलिवर्ड कंपनी ये लिखने का सेंस भी नहीं बनता है, इसलिए मैं लिख के हमेशा काटता हूँ। इज इक्वल्स टू 20%। अब हम निकालेंगे केओ ऑफ लिवर्ड कंपनी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंटू वेट ऑफ इक्विटी प्लस कॉस्ट ऑफ डेट इंटू वेट ऑफ डेट। 20.66%। वेट कितना है 1200 में से, प्लस डेट, कॉस्ट ऑफ डेट कितना है बेटा 15 इंटू 1 माइनस टैक्स। $20.66 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 1200, 15 इंटू 0.7, टोटल आ जाएगा 18.96%। ठीक,
ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस। कुछ स्टूडेंट्स का था कि भैया सर ये रह गया था हमारा करना, तो लो मैंने करवा दिया, ये क्वेश्चन करवा दिया। ये क्वेश्चन एग्जैक्टली सिमिलर है बेटा। जे लिमिटेड ऑल इक्विटी फाइनेंस कंपनी विद मार्केट वैल्यू ऑफ 25 लाख, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 21%। तो बेटा ये देखो, आप लोगों को वैल्यू ऑफ फर्म दे रखी है अनलिवर्ड कंपनी की, यही इक्विटी की वैल्यू रहेगी अनलिवर्ड कंपनी में। के ई दे रखा है, यही के ओ रहेगा उसका। कंपनी बायबैक कर रही है 5 लाख रुपए के आप लोगों के शेयर्स, 15% परपेचुअल डेट रेस करेगी, टैक्स रेट 30% है। हम इसको रफली भी सॉल्व कर सकते हैं। आप देखिए, वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फॉर्म कितना है, बिफोर बायबैक अनलिवर्ड फॉर्म है 25 लाख। वैल्यू ऑफ गियर्ड फॉर्म कैसे निकलेगा, वैल्यू ऑफ अनगियर्ड फॉर्म 25 लाख प्लस टैक्स बेनिफिट। टैक्स बेनिफिट कैसे निकलेगा, ये 5 लाख के डेट पर 30%, 1,50,000। क्या ये 26,50,000 हो गया, 26,50,000 हो गया। फिर क्या बोला, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए बहुत सिंपल है बेटा। अगर मान लो गियर्ड फर्म की वैल्यू 26,50,000 है, इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ डेट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी। इसमें से डेट की वैल्यू अगर 5 लाख है, तो क्या इक्विटी की वैल्यू 21,50,000 है। वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ गियर्ड फर्म इनटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ गियर्ड फर्म इज इक्वल्स टू ईएटी। ईएटी कैसे निकलेगा, सबसे पहले आपको ईबीआईटी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर ईबीआईटी निकालना पड़ेगा आपको। ईबीआईटी कितना आएगा, कोई बता सकता है मुझे, कैलकुलेट करिए ईबीआईटी कितना आएगा। आप लोगों का ईबीआईटी आएगा, देखो मैं बता देता हूँ, 25 लाख इंटू 21% इज इक्वल्स टू ईबीआईटी माइनस 801 माइनस 0.3। $7,50,000 आएगा, कैलकुलेट कर लेना। तो मैं आपको ये बोल रहा था, वैल्यू ऑफ इक्विटी इंटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल्स टू ईबीआईटी 7,50,000 माइनस इंटरेस्ट 5 लाख पे 15%, 75,000, 1 माइनस टैक्स। %21.97 आ रहा है, ये रहा 21.97। अब आपको WACC निकालना है। WACC निकालना भी इजी टास्क है। WACC कैसे निकलेगा मैं बता देता हूँ। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है आपका सर, 21.98। वेट कितना है, 21,50,000 डिवाइडेड बाई 26,50,000 प्लस कॉस्ट ऑफ डेट कितना है, 15% का 70% लेना पड़ेगा, 15 मतलब 10.5% होगा, इंटू 5 लाख डिवाइडेड बाई 26,50,000। बताइए कितना आएगा, 21.98 इंटू 21,50,000 डिवाइड 26,50,000 प्लस 10.5 इंटू 5 लाख डिवाइडेड बाई 26 लाख, ये आ जाएगा 19.81%। ये रहा। तो इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इससे प्रीवियस क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है बेटा। इससे प्रीवियस वाला क्वेश्चन तो इनफैक्ट इजी है। यहाँ पर 2 कंपनी दे रखी है आपको, यही 7 स्टेप फॉर्मूला अप्लाई करना, आपका सारा आंसर आ जाएगा। ये भी सिंपल है, यहाँ पे तो 2 कंपनी, बायबैक का भी इशू नहीं। ये करवा दिया बेटा। यहाँ पर भी देखना, ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। पी लिमिटेड क्यू लिमिटेड आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट। इसके अंदर क्या बोलते हैं, क्यू लिमिटेड कैपिटल स्ट्रक्चर में, क्यू लिमिटेड के कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट है 8 लाख का 9% के हिसाब से। बोथ द फर्म हैव सेम अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 2,60,000 एंड कैपिटलाइजेशन अज्यूम कॉर्पोरेट टैक्स 30%, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस फर्म। बेटा आपको चौथे स्टेप तक कैलकुलेट करना है। होल्ड करिए प्लीज़।
कुछ तो सीरियस इशू है लैपटॉप में। हाँ, मैं आपको बोल रहा था ये वाला क्वेश्चन, ये तो और ज़्यादा सिंपल है। दो कंपनी है, एक है पी लिमिटेड, एक है क्यू लिमिटेड। पी लिमिटेड अनलिवर्ड कंपनी है एंड डज नॉट यूज डेट इन इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर। क्यू लिमिटेड के पास 8 लाख का डेट है 9% के हिसाब से कैपिटल स्ट्रक्चर में। दोनों का ईबीआईटी 2,60,000 है, टैक्स रेट है 30%, दोनों फर्म्स की वैल्यू निकालनी है एंड कैपिटलाइजेशन रेट इज 10%। तो बेटा दोनों फर्म, बोथ द फर्म हैव अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 2,60,000 एंड कैपिटलाइजेशन रेट 10%। तो ये फर्म का कैपिटलाइजेशन रेट केओ बोल रहे हैं। अब आपको पता है कि यहाँ पर इसका केओ दे रखा है, हम इसको केई मानेंगे, हम इसको केई मानेंगे, अभी मैंने आपको बताया। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ डेटा। ये ना एक्चुअली इंस्टीट्यूट की एक प्रॉब्लम है, जहाँ पर इंटरप्रिटेशन वाले क्वेश्चन आते हैं आजकल इंस्टीट्यूट में गलती कर देती है, इनकम्प्लीट डेटा देने लग गई है। सिस्टम हैंग हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले हम पी लिमिटेड स्टार्ट करेंगे। वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ पी लिमिटेड। पी लिमिटेड की इक्विटी की वैल्यू कैसे निकलेगी बेटा? ईबीआईटी सबसे पहले बताओ मेरे को कितना है। ईबीआईटी 2,60,000 है। फिर बोलूँगा वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ अनलिवर्ड कंपनी इंटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ अनलिवर्ड कंपनी इज इक्वल्स टू ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स। तो कॉस्ट तो आपको दे रखा है 10%, ईबीआईटी 2,60,000 माइनस इंटरेस्ट तो है नहीं, टैक्स है 30%। वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ अनलिवर्ड कंपनी इज इक्वल्स टू 18,20,000। अब हम बोलेंगे वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड कंपनी विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू 18,20,000। फिर बाद में बोलेंगे वैल्यू ऑफ गियर्ड कंपनी इज इक्वल्स टू 18,20,000 प्लस टैक्स बेनिफिट। टैक्स बेनिफिट कितना मिलेगा? 8 लाख के ऊपर 30%। $20,60,000। अब देखो यार क्वेश्चन सिंपल था, इसमें मेरे को यहाँ पर टैक्स बेनिफिट देखे, सॉरी मैं क्या बोल रहा, टैक्स बेनिफिट के बारे में भी दे रखा था 8 लाख का 30%, ईबीआईटी भी दे रखा था। ठीक है, आगे की भी कहानी निकाल सकते थे, इन्होंने बस मुझे बोला वैल्यू ऑफ दिस फर्म। लेकिन इन्होंने एक चीज़ देखो क्या बोली, बोथ द फर्म हैव अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड कैपिटलाइजेशन रेट। ये कौन सा कैपिटलाइजेशन रेट है, ये समझ में नहीं आ रहा। ये केओ है क्या? अगर बेटा केओ बोल रखा है तो कौन सी फर्म का केओ है? क्योंकि एमएम अप्रोच के हिसाब से अगर विद टैक्स मॉडल में